बुद्धकाल के समय की बात है। मगध राज्य की सीमा के पास निचका नाम का एक छोटा सा गांव था। चारों ओर जंगल, बीच में कुछ खेत और उन खेतों के बीच बसा था एक सीधा सादा समाज, जहां लोग दिन भर मेहनत करते, शाम को चौपाल में इकट्ठा होते और जीवन के छोटे सुखों में खुश रहते थे। इसी गांव में जन्मा था गमनिचक, एक ऐसा बालक जो देखने में सामान्य था, लेकिन उसकी बातें लोगों को अक्सर चौंका देती थीं। गमनिचक न तो असाधारण बुद्धिमान था, न ही कोई विशेष गुणी, मगर उसमें एक बात थी जो सबको चुभती थी। वह जरूरत से ज्यादा बातें करता था और जरूरत से ज्यादा गढ़ता था। उसकी उम्र के अन्य बच्चे खेलकूद में लगे रहते, पर वह अक्सर किसी कोने में बैठा दूसरों की नकल उतारता या ऐसी बातें बनाता जिनका कोई सिर पैर न होता। लोग पहले हंसते थे, फिर धीरे धीरे खींचने लगे। उसकी माँ एक सीधी सादी स्त्री थी जो बच्चों को लोकगीत सिखाती और बुनाई करती। पिता मिट्टी के बर्तन बनाते और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। गमनिचक के घर का माहौल प्यार से भरा था, लेकिन वह अपने परिवार से अधिक गांव के लोगों पर ध्यान देता था। कौन क्या कहता है, किसके घर क्या पकता है, कौन किससे झगड़ रहा है, यह सब जानना उसकी आदत थी। एक दिन जब वह 8 साल का था, गांव के आम के पेड़ से एक आम गायब हो गया। उसी समय उसका मित्र सोमिल भी वहीं था। गांव के एक बुजुर्ग ने गमनिचक से पूछा, तू वहां था, तूने देखा किसने आम चुराया? गमनिचक ने बिना झिझके कहा, सोमिल नहीं, बंदर आया था, वही ले गया। सब हंसने लगे, मगर बुजुर्ग को विश्वास हो गया और सोमिल को झूठ बोलने के लिए डांट पड़ी। गमनिचक को उस दिन मजा आया। उसे समझ आ गया कि झूठ बोलकर न सिर्फ लोगों को हंसाया जा सकता है, बल्कि सच को भी मोड़ा जा सकता है। यह उसका पहला झूठ था जो किसी को चोट पहुंचा गया था, और वह इसे जीत की तरह देख रहा था। समय के साथ वह बड़ा हुआ। गांव के अन्य लड़के खेतों में काम करने लगे, किसी ने कुम्हारी सीखी, कोई लकड़ी का काम करने लगा, मगर गमनिचक ने चिट्ठियां पहुंचाने का काम चुना। इससे उसे लोगों के घरों में झांकने का मौका मिलता, खबरें सुनने और फैलाने का समय मिलता। वह जानता था कौन बीमार है, किसके घर में शादी की तैयारी है, किसका बेटा भाग गया है। ये सब बातें उसके पास जमा होती रहीं और वह खुद को गांव का जानकार मानने लगा। मगर उसकी बातें हमेशा सच्ची नहीं होती थीं। जो वह नहीं जानता था उसे गढ़ लेता था, जो जानता था उसमें नमक मिर्च लगाकर फैलाता था। एक बार गांव में अफवाह फैली कि राजा का दूत आने वाला है। सब घबरा गए। लोग सफाई में लग गए, घरों को सजाया गया, फसलों की पंक्तियां सुधारी गईं। तभी गमनिचक ने कहा, दूत तो मेरे मामा हैं। मुझे संदेश मिला है, वे इस गांव को छोड़कर आगे चले जाएंगे। लोगों ने राहत की सांस ली। तैयारियां बंद हो गईं। मगर 2 दिन बाद दूत आया। उसने देखा कि कोई व्यवस्था नहीं हुई है। वह क्रोधित हुआ और गांव को दंड दिया गया। जब कारण पूछा गया तो सभी ने एक ही उत्तर दिया, गमनिचक ने कहा था कुछ नहीं होगा। दूत चला गया, गांव अपमानित हुआ। लोग गमनिचक के पास पहुंचे। उसने हंसते हुए कहा, मजाक था, तुम लोगों को भी तो सोचना चाहिए था। यह बात गांव के बुजुर्गों को चुभ गई। उन्होंने गमनिचक को समझाने की कोशिश की, बेटा, वाणी में सत्य रखो। झूठ एक बार बचा सकता है, बार बार नहीं। पर वह मुस्कुराता रहा, जैसे ये बातें उसके ऊपर असर ही न करती हों। उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे अहंकार में बदलता गया। अब वह जानबूझकर झूठ बोलता, यह जानकर कि लोग या तो मान लेंगे या फिर भ्रम में पड़ जाएंगे। वह इसे खेल मानता था। जब कभी कोई बात गलत निकलती, वह कहता, तुम लोग ही मूर्ख हो, मैं तो मजाक कर रहा था। गांव में उसके झूठ अब हंसी की वजह नहीं, सिरदर्द बनने लगे थे।
लोग उससे कतराने लगे, पर डरते भी थे, क्योंकि वह किसी की भी बात को मोड़कर पूरे गांव में फैला सकता था। उसकी बातें जैसे होठों से नहीं, हथियारों से निकलती थीं। गमनीचक अब उस मोड़ पर खड़ा था जहां से आगे केवल एक रास्ता था, या तो वह अपनी चालाकी से कुछ और बड़ा हासिल करता, या फिर उसका झूठ उसे निगल जाता। उसने अपनी चालें तेज करनी शुरू कर दी थीं, और गांव, जो अब तक उसे एक चंचल लड़का मानता था, धीरे धीरे उसे खतरा समझने लगा था। लेकिन अभी तक किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की थी। यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी, और सबसे बड़ी भूल भी। गमनीचक का व्यवहार अब गांव की सीमाओं तक सीमित नहीं रहा था। उसकी बातें, उसका अंदाज, और सबसे बढ़कर उसका झूठ अब उन घरों में भी पहुंचने लगा था जहां पहले उसकी पहुंच नहीं थी। वह खुद को बहुत चतुर मानता था। उसे लगता था कि जो दूसरों की बातों को तोड़मरोड़ कर पेश कर सकता है, वही असली बुद्धिमान है। उसे झूठ में रस मिलने लगा था। सच अब उसे नीरस लगता था, जबकि झूठ में उसे मजा आता था, मानो वह कोई खेल खेल रहा हो, शतरंज की तरह, जिसमें हर बात एक चाल थी और हर चाल से वह किसी को मात देता था। एक दिन की बात है। गांव के ही एक बड़े किसान हरिकेश ने अपने बेटे के विवाह की घोषणा की। सबने सोचा, गमनीचक अब क्या करेगा? यह तो सीधी सादी खुशी की बात है, इसमें झूठ का क्या काम? लेकिन गमनीचक को चुप रहना कहाँ आता था। उसने तुरंत गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और धीरे से कहा, सुना है, यह रिश्ता जबरदस्ती कराया जा रहा है। लड़की के घर वाले राजी नहीं हैं। यह बात पहले 4 बच्चों से शुरू हुई, फिर 4 से 40 लोगों तक पहुंची। विवाह के एक दिन पहले लड़की के पिता गांव आए और हरिकेश से झगड़ पड़े। बात बिगड़ गई, रिश्ता टूट गया। बाद में जब सच सामने आया कि ऐसा कुछ नहीं था, तो हरिकेश ने गमनीचक से पूछा, तूने ऐसा क्यों कहा? गमनीचक मुस्कराया, मैंने कुछ नहीं कहा, लोग ही बातें बना लेते हैं। उसकी मुस्कुराहट में कोई पछतावा नहीं था, उल्टा उसे अपने असर पर गर्व हो रहा था। अब वह जान गया था कि उसका झूठ केवल किसी को मूर्ख बनाने का जरिया नहीं है, बल्कि एक ऐसा औजार है जिससे वह लोगों के रिश्ते तोड़ सकता है, उनका जीवन प्रभावित कर सकता है। यह उसके लिए जीत थी, खतरनाक लेकिन मधुर जीत। उसने अगली चाल कुछ और ऊंचे स्तर पर चली। मगध राज्य के कुछ व्यापारी अक्सर गांव में ठहरते थे। एक बार एक व्यापारी ने गांव के मंदिर में दान देने की इच्छा जताई। यह बात सुनते ही गमनीचक ने अपने ही अंदाज में खबर फैलाई कि वह व्यापारी चोरी के पैसे से दान करना चाहता है। उसने यह भी जोड़ा, राजा के दरबार में उसके खिलाफ कई शिकायतें चल रही हैं। यह सुनते ही गांव के पुजारी घबरा गए। उन्होंने दान लेने से इनकार कर दिया। व्यापारी अपमानित होकर लौट गया। कुछ दिनों बाद वही व्यापारी राजधानी गया और राजा से गांव की शिकायत कर दी। नतीजा, गांव को व्यापार में रियायत देने वाला आदेश रद्द हो गया। गांव के कई लोग जो उसी व्यापार पर निर्भर थे, परेशान हो उठे। लोगों को अब समझ आने लगा था कि गमनीचक का झूठ सिर्फ शब्द नहीं, आग है, जो जहां लगे सब कुछ जला देता है। गांव की पंचायत ने पहली बार गमनीचक को बुलाया। यह वही पंचायत थी जिसने बचपन में उसके मजाक पर हंसी थी, अब वही गंभीर थी। तू क्या चाहता है? एक बुजुर्ग ने पूछा। गमनीचक ने कहा, मैं कुछ नहीं चाहता, मैं तो बस लोगों को आगाह करता हूँ। लोग मान ले तो मेरी जीत, न माने तो उनकी गलती। बुजुर्ग ने सिर हिलाया, तेरी बातों में अब हंसी नहीं बची बेटा, अब तुझ में डर है। गमनीचक ने पहली बार इस बात को महसूस किया। वह गांव का मजाक नहीं, डर बन चुका था।
लेकिन उस पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा। उल्टा उसने इसे अपनी ताकत मान लिया। अब वह किसी की सलाह नहीं सुनता था। जब कोई उससे कुछ कहता, वह उल्टा जवाब देता, तुम सब मुझे रोक नहीं सकते, मैं जानता हूं कैसे काम चलता है। अब वह हर रोज एक नई बात गढ़ता। कभी किसी के घर का रहस्य उघाड़ देता, कभी किसी के खेत की चोरी की कहानी बना देता। कई बार वह झूठ को ऐसे लपेटता कि उसमें सच की परछाई दिखाई देती थी, और यही उसकी सबसे घातक कला थी। लोग अब सच और झूठ के बीच फर्क करना भूलने लगे थे। गमनिचक को यह बहुत अच्छा लग रहा था। उसे लगता था कि वह अब गांव के ऊपर है। नियम, रिश्ते, सम्मान, ये सब अब उसके लिए साधारण बातें थीं। वह उन्हें अपने हिसाब से मोड़ता और जब चाहता तोड़ता। पर वह यह भूल रहा था कि झूठ जितना तेज भागता है, उतना ही जोर से गिरता भी है। गांव धीरे धीरे उसके खिलाफ हो रहा था, लेकिन खुलकर कोई नहीं बोल रहा था। लोग डरते थे कि अगर वे कुछ कहेंगे तो अगली झूठी कहानी उनके ही बारे में फैला दी जाएगी। गमनिचक अब न केवल झूठा था, वह खतरनाक भी था। लेकिन कोई न कोई वक्त ऐसा आता ही है जब झूठ का पर्दा फटता है, और गमनिचक के लिए वह समय अब दूर नहीं था। उसके जीवन में एक ऐसी घटना आने वाली थी जहां उसका झूठ उसके अपने जीवन को ही निगल जाएगा। वह अभी इस बात से अनजान था। उसे लगता था कि वह जीत रहा है, लेकिन खेल अब गहराता जा रहा था। गमनिचक की आदतें अब गांव की सीमाओं से निकलकर उसके अपने मन पर असर डालने लगी थीं। जो कभी दूसरों को मूर्ख बनाने के लिए झूठ बोलता था, अब खुद को भी उन्हीं झूठों में फंसा बैठा था। उसके झूठ इतने गहरे और बार बार दोहराए गए थे कि उसे खुद भी यकीन हो चला था कि वही सच हैं। यह कोई साधारण धोखा नहीं था। यह आत्मछल था जिसने उसके अंदर की संवेदना को धीरे धीरे कुचलना शुरू कर दिया था। एक शाम गांव में एक अजनबी पहुंचा। वह सीधा कपड़े पहनने वाला, गंभीर और शांत स्वभाव का व्यक्ति था। गांव में अफवाह फैली कि वह कोई राजा का गुप्तचर है। गमनिचक को यह बात सुनकर लगा कि यह उसके लिए एक और मौका है खुद को साबित करने का। वह कुछ घंटों में गांव के अलग अलग कोनों में यह फैलाने लगा कि यह अजनबी राजा के खजाने की तलाश में आया है, और जिसने भी कुछ छिपाया हो वह सावधान हो जाए। लोग चौंके। जिनके पास थोड़ा भी अतिरिक्त धन था वे डरने लगे। कई ने अपने घरों में रखे पुराने आभूषण खेतों में गाड़ दिए। गांव में हलचल मच गई। जब उस अजनबी ने यह सुना तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। वह असल में एक साधु था जो केवल गांव के तालाब के पास कुछ दिन विश्राम के लिए ठहरा था। वह पंचायत में गया और यह सब बताया। पंचायत ने गमनिचक को बुलाया। वहां सबके सामने उसने पहली बार साफ झूठ बोला और पकड़ा गया। मैंने तो सुना था, किसी और ने बताया था, उसने कहा। लेकिन इस बार लोग चुप नहीं रहे। साधु ने पंचायत से कहा, तुम जिस झूठे की हंसी में आनंद लेते थे, आज वही तुम्हारे भय का कारण बन गया है। यह सुनकर लोग सन्न रह गए। कई वर्षों बाद किसी ने गमनिचक के बारे में इतना सीधा और सच्चा कुछ कहा था। उस रात गमनिचक अकेला बैठा था। पहली बार उसके भीतर कुछ हिलने डुलने लगा था, कोई चुभन, कोई बेचैनी। पर उसने उसे झटक दिया। उसे लगा यह कमजोरी है। जो लोग खुद सोच नहीं सकते वे मुझसे नाराज हैं, उसने खुद से कहा। लेकिन अगले दिन एक और घटना ने उसकी आत्मसंरचना को झकझोर दिया। गांव के एक युवक भैरव ने गुस्से में आकर उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। कारण, गमनिचक ने यह झूठ फैला दिया था कि भैरव चोरी के मामलों में पकड़ा गया है और उसके घर पर जल्द ही सिपाही पहुंचेंगे।
यह सुनकर भैरव की मां बेहोश हो गई थी। गमनिचक को यह झटका लगा। थप्पड़ से ज्यादा लोगों की आंखों में जो नफरत उसने देखी, वह उसे कहीं ज्यादा चोट पहुंचा गई। अब वह जहां जाता, लोग फुसफुसाने लगते। पहले उसे देखकर हंसी आती थी, अब तिरस्कार। पहले लोग उसके पास बैठते थे, अब उससे दूर रहने लगे थे। और यह बदलाव गमनिचक से सहा नहीं जा रहा था। परंतु इस सब के बावजूद वह खुद को रोक नहीं पा रहा था। यह झूठ अब उसकी लत बन चुका था। दिन भर यदि वह कोई कहानी नहीं बनाता, किसी को विचलित नहीं करता, तो उसे बेचैनी होती। जैसे कोई शराबी बिना शराब के कांपता है, वैसे ही वह बिना झूठ के अस्थिर हो जाता था। गमनिचक अब एक ऐसे बिंदु पर पहुंच चुका था जहां उसका झूठ केवल दूसरों को नहीं, बल्कि खुद उसे भी खोखला कर रहा था। गांव के कई लोग अब उसे सामाजिक बीमारी मानने लगे थे। कई बार पंचायत में यह बात उठी कि उसे गांव से बाहर कर देना चाहिए, पर हर बार किसी न किसी ने कहा, वह बचपन से ऐसा है, हमें उसे सुधारना चाहिए, बाहर नहीं करना चाहिए। लेकिन गमनिचक अब किसी समझाइश से बदलने वाला नहीं था। एक बार उसने गांव के मुखिया के बेटे को लेकर एक ऐसी अफवाह फैला दी जो पूरी तरह झूठ थी, पर उसमें ऐसा जहर था कि मुखिया का परिवार ही टूट गया। इसके बाद पंचायत ने फिर उसे बुलाया। इस बार गांव के ज्यादातर लोग मौजूद थे। बुजुर्गों ने कहा, अब तेरे लिए गांव में जगह नहीं बची। गमनिचक ने फिर वही पुरानी मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुम सब डरते हो मुझसे, इसलिए मुझे निकाल रहे हो। एक बुजुर्ग ने कहा, हमें डर नहीं, अब हम थक चुके हैं। तेरे झूठ से अब हमारे घर जलते हैं, दिल नहीं हंसते। गमनिचक को गांव छोड़ने का आदेश दिया गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि जो गांव कभी उसके मजाक पर हंसता था, आज उसे बाहर कर रहा है। गमनिचक ने अपनी गठरी बांधी और गांव से बाहर निकल पड़ा। लेकिन उसके मन में अब भी पछतावे की जगह गुस्सा था। उसे लगा कि लोग मूर्ख हैं और उसकी बातों को समझ नहीं सके। वह सोच रहा था कि अगला गांव उसे बेहतर समझेगा, पर यह उसकी भूल थी। अब उसकी यात्रा झूठ से नहीं, खुद से संघर्ष की यात्रा बनने वाली थी। पहला गांव जहां वह पहुंचा, उसका नाम था नरी। छोटा सा गांव, सीधे सादे लोग। वहां पहुंचते ही उसने खुद को एक साधु के रूप में प्रस्तुत किया। उसके कपड़े मैले थे, आंखों में थकावट थी और आवाज में बनावटी शांति। उसने बताया कि वह एक ज्ञान की खोज में निकला हुआ ब्रह्मचारी है, जो दुनिया के छलछद्म से ऊपर उठ चुका है। लोगों ने उसे जगह दी, भोजन दिया, सत्कार किया। उसे यह देख खुशी हुई कि उसका झूठ अब भी असरदार है। कुछ दिनों तक उसने शांतिपूर्वक रहना शुरू किया। वह लोगों से थोड़ा थोड़ा बातचीत करता, फिर धीरे धीरे गांव के गुप्त प्रसंगों में दिलचस्पी दिखाने लगा। किसका खेत सूख रहा है, किसका भाई जमीन के लिए मुकदमा लड़ रहा है, किसके घर की बहू मायके क्यों गई है, इन सभी बातों को वह रोजाना की बातचीत में इस तरह मोड़ता कि उसका असर फैल जाए। एक दिन उसने गांव के मुखिया के बेटे के बारे में कहा कि वह रातों में चोरी छिपे कहीं जाता है। उसने कोई प्रमाण नहीं दिया, बस 2-3 बच्चों से यह बात कह दी, जो फिर पूरे गांव में फैल गई। अगली सुबह मुखिया का चेहरा उतरा हुआ था और बेटे की मां रो रही थी। बात इतनी बढ़ गई कि मुखिया ने अपने बेटे से कसम खिलवाई कि वह सच बताए। लड़का सच्चाई में केवल अपने मित्र से मिलने गया था, पर अब बात उसकी इज्जत पर आ चुकी थी। गमनिचक एक कोने में बैठकर यह सब देख रहा था, बिना किसी पछतावे के। उसने सोचा, ये सब तो अब भी मूर्ख हैं, मेरे जैसा कोई नहीं। लेकिन इस बार एक फर्क था। नरई गांव में एक वृद्ध महिला थी, जिसे सब दादी माँ कहकर बुलाते थे। वह चुपचाप सब देखती थी। उसकी नजरें गमनिचक पर थीं।
एक दिन उसने गमनिचक को अकेले बुलाया और कहा, तू वही है न जो निचका गांव से निकाला गया। गमनिचक चौंका, पर झूठ में माहिर होने के कारण उसने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, मैं वहां कभी गया ही नहीं, आप किसी और से भ्रमित हैं। दादी माँ ने उसकी आंखों में सीधे देखा और बोली, झूठ की आंखें हमेशा थकी हुई होती हैं। सच कहे बिना मन को नींद नहीं आती। तू बहुत थका हुआ दिखता है। गमनिचक कुछ नहीं बोला। दादी माँ ने धीरे से कहा, इस गांव को मत जला। यहाँ लोग भोले हैं, पर हमेशा के लिए नहीं। अगर तू नहीं बदलेगा तो तू फिर से भगा दिया जाएगा, पर हर बार थोड़ा और अकेला। गमनिचक ने उसकी बात को हल्के में लिया। उसने सोचा, एक बूढ़ी औरत मुझे क्या समझाएगी। लेकिन जैसा दादी माँ ने कहा था वही हुआ। गांव के कुछ लोग जो उसकी बातों से प्रभावित होकर पहले पास आते थे, अब उससे दूर होने लगे। एक हफ्ते बाद जब वह मंदिर में बैठा था, तभी कुछ युवक आए और बोले, तू यहाँ साधु नहीं, समस्या बन गया है। हम समझ चुके हैं तू कौन है। जा, यहाँ से चला जा। गमनिचक को फिर निकलना पड़ा, लेकिन अब वह झल्लाया हुआ था। लगातार 2 गांवों से निकाला जाना उसके लिए झटका नहीं, अपमान था। उसे लगने लगा था कि अब लोग उसके काबू में नहीं आ रहे, और जहां उसकी बात का असर न हो, वहां वह खुद को व्यर्थ समझता था। अब वह सीधे नगर की ओर निकल पड़ा। सोच लिया कि गांव के सीधे लोगों से कुछ नहीं होगा, अब वह शहर में अपनी किस्मत आजमाएगा। वहां बड़े लोग होंगे, चालाक लोग होंगे और शायद उसकी कलाकारी को सराहेंगे। नगर में पहुंचकर वह एक धर्मशाला में ठहरा। वहां कई व्यापारी, पुजारी और साधु आते जाते रहते थे। गमनिचक ने फिर वही चाल चली। खुद को एक परित्यक्त राजकुमार बताया जो आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में है। लोग उसकी बातें सुनते और प्रभावित भी होते। उसने उन बातों में अपने झूठ का वही रंग भरा जो पहले गांवों में फैलाया था, लेकिन अब वह जरा और नाटकीय हो गया था। उसने कहा कि उसने तख्त छोड़ दिया क्योंकि वह भ्रष्टाचार और झूठ से तंग आ गया था। जो व्यक्ति हर सांस के साथ झूठ बोलता था, वह अब खुद को सत्य का पुजारी बताता था। एक पुजारी ने उससे पूछा, अगर तू सच में राजकुमार है तो तुझ में इतनी कड़वाहट क्यों है? गमनिचक ने जवाब दिया, क्योंकि मैंने झूठ की दुनिया देखी है। यह सुनकर पुजारी मुस्कराया और बोला, तू शायद देख चुका है, पर उसमें से निकला नहीं है। यह बात गमनिचक के मन में गूंजती रही। झूठ बोलते बोलते अब वह एक ऐसे मोड़ पर आ चुका था जहां उसे खुद भी समझ नहीं आता कि वह कौन है। न राजा, न साधु, न ब्रह्मचारी, बस एक चलती फिरती छाया जो हर जगह कुछ कहती है और पीछे राख छोड़ जाती है। इस बार उसके झूठ ने अभी कुछ नुकसान किया नहीं था, लेकिन शहर के कुछ लोगों ने उसकी कहानियों में विरोधाभास पकड़ना शुरू कर दिया था। कोई कहता, राजकुमार की चाल ऐसी नहीं होती। कोई पूछता, तू किस राज्य से आया? और जब वह नाम बदल देता, लोग शक करने लगते। उसके भीतर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अब उसके पास न कोई ठौर था, न संतोष। झूठ अब उसकी शरण नहीं, उसका शत्रु बन चुका था। लेकिन उसने अब भी एक आखिरी चाल सोच रखी थी, एक ऐसा झूठ जो सबको चौंका दे और उसे फिर से वही ताकत लौटा दे जो उसने खो दी थी। वह चाल अब उसके भीतर पल रही थी, और वह भूल चुका था कि एक झूठ जो सब कुछ जीतने के लिए बोला जाता है, वही एक झूठ सब कुछ छीन भी सकता है। नगर में रहते हुए गमनिचक के भीतर एक असहज बेचैनी पलने लगी थी। अब वह दिन भर चुप नहीं बैठ सकता था। उसे कुछ कहना होता, कुछ फैलाना होता, नहीं तो उसे लगता जैसे वह दिखाई ही नहीं दे रहा। उसकी पहचान अब पूरी तरह उस जहर से बन गई थी जिसे वह दूसरों के बीच फैलाता था।
शहर के लोग उसके झूठ में उलझ नहीं पा रहे थे। वे सवाल पूछते थे, तर्क करते थे और उसे टाल देते थे। यह उसके लिए असहनीय था। उसने तय किया कि अब उसे कोई ऐसा झूठ गढ़ना होगा जो इतना बड़ा हो कि सबके होश उड़ जाएं। एक ऐसा दावा जिसे लोग नजरअंदाज न कर सकें। एक दिन वह एक मंदिर के प्रांगण में बैठा था जहां कई पंडित और विचारक धार्मिक बहस कर रहे थे। वे पुनर्जन्म, कर्मफल और निर्वाण पर चर्चा कर रहे थे। गमनिचक वहां एक कोने में चुपचाप बैठा सुन रहा था। कुछ देर बाद उसने धीरे से एक बात कही, मैं जानता हूं मैं कौन था पिछले जन्म में। सबकी नजर उसकी ओर मुड़ी। वह उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं एक ऋषि था, महान तपस्वी, हिमालय में निवास करता था। इस जन्म में मुझे अपने पुराने पाप धोने का अवसर मिला है, इसलिए सब छोड़कर यहाँ आया हूँ। कुछ लोगों ने आंखें तरेरी, कुछ ने उत्सुकता दिखाई, लेकिन गमनिचक जानता था कि अब उसे वही करना है जो वह सबसे अच्छा करता है, ध्यान खींचना, मन बहलाना और मनगढ़ंत कहानियों से सबको भर देना। उसने कहना शुरू किया, मैंने ध्यान में एक दृश्य देखा। एक मंदिर था जमीन के नीचे। वहां एक सर्प को मैंने वश में किया था। उस मंदिर में एक ऐसा रत्न था जिसे देखने से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। वह रत्न अभी भी वहां है। यह बात फैल गई। कुछ ने इसे मजाक समझा, कुछ ने श्रद्धा से सुना, लेकिन शहर में अचानक हलचल बढ़ गई। साधु, व्यापारी, जिज्ञासु और कुछ मूर्ख लोग उसके पास आने लगे। कहाँ है वह मंदिर? क्या तुम वहां हमें ले चल सकते हो? क्या वह रत्न सच में मौजूद है? गमनिचक ने बहुत साधारण तरीके से जवाब दिया, सब कुछ समय पर। पहले तप, फिर दर्शन। उसने खुद के चारों ओर एक रहस्य की परत बिछा दी। अब वह एक कथित योगी था जिसने पूर्वजन्म में कुछ अद्भुत हासिल किया था और अब वह इसे सही लोगों को सौंपना चाहता था। उसने एक जगह पर छोटा सा शिविर बना लिया जहां वह लोगों को बैठाकर ध्यान सिखाने लगा। बीच बीच में वह पिछले जन्म की यादों का जिक्र करता, कहानियां सुनाता। उन कहानियों में इतना विस्तार और अभिनय होता कि लोग हतप्रभ रह जाते। पर यह सब अभिनय था, बनावटी, झूठ से भरा हुआ। और उसके भीतर अब भी वह पुराना गमनिचक बैठा था जो हर बात में किसी को नीचा दिखाने, किसी पर हंसने और किसी को गलत साबित करने का आनंद लेता था। धीरे धीरे कुछ भक्त उसके पास जमा होने लगे। उनमें से कुछ भोले थे, कुछ लोभी और कुछ केवल तमाशा देखने वाले। पर इस भीड़ ने गमनिचक को फिर से वह मंच दे दिया जिसकी उसे लत थी। उसकी आंखों में फिर से वही आत्मविश्वास लौटने लगा। उसने सोचा, अब की बार मैं जीतूंगा। यह शहर मुझे मुंह नहीं मोड़ेगा। लेकिन जैसा पहले हुआ था, अब भी हुआ। उसके झूठ में दरारें पड़ने लगीं। एक बार एक असली तपस्वी जो वर्षों से हिमालय में रहकर लौटा था, शहर आया। जब उसने गमनिचक की कहानियां सुनी तो वह हंस पड़ा। उसने खुले आम लोगों से कहा, यह व्यक्ति झूठ बोलता है। न यह ध्यान जानता है, न योग। इसका हर शब्द छल से भरा है। गमनिचक को यह चुनौती मंजूर नहीं थी। उसने उस तपस्वी पर आरोप लगाया कि वह उसे अपदस्थ करना चाहता है क्योंकि उसे जलन हो रही है। शहर में बहस शुरू हो गई। लोग दो पक्षों में बंट गए। कुछ ने गमनिचक का साथ दिया, कुछ ने तपस्वी का। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। तपस्वी ने सभा में एक बालक को बुलाया और कहा, इस बालक ने गमनिचक के शिविर में ध्यान सीखा है। यह बताओ, क्या तुमने कभी ध्यान की अवस्था पाई? बालक ने सिर झुकाकर कहा, नहीं, उन्होंने कभी ध्यान नहीं सिखाया। वे केवल कहानियां सुनाते थे। सभा में सन्नाटा छा गया।
गमनिचक ने बालक को झूठा कहा, पर लोग अब शक में पड़ चुके थे। कुछ दिन बाद कुछ भक्तों ने उसे छोड़ना शुरू कर दिया। उसके शिविर सूने होने लगे। वह भीतर से कांपने लगा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक आखिरी दावा किया, वह रत्न अब मुझसे बात करता है। वह मुझे बता रहा है कि मैं किसे चुनूं और किसे नहीं। यह सुनकर शहर के मुख्य पुजारी ने कहा, रत्न बोलता नहीं है। यह तुम्हारा भय है जो अब तुम्हें भ्रमित कर रहा है। गमनिचक को अब सामने से चुनौती दी जा रही थी। वह अपने ही जाल में फंस चुका था। जो रहस्य उसने खुद फैलाया था, वह अब उसके गले की फांसी बन रहा था। उस रात वह अपने शिविर में अकेला बैठा था। बाहर बारिश हो रही थी। पहले वह जिस तंबू में दर्जनों लोग बैठे रहते थे, अब वहां केवल सन्नाटा था। उसने मोमबत्ती जलाई और सामने बैठे अपने प्रतिबिंब से पूछा, मैं सच में कौन हूं? कोई उत्तर नहीं आया। वह पहली बार चुप था। उसने झूठ बोलकर इतना कुछ हासिल किया था, ध्यान, आदर, डर, भक्त, मजा, शक्ति, बट अब कुछ भी शेष नहीं था। उसने खिड़की से बाहर देखा। बारिश तेज हो रही थी। हर बूंद जैसे उसे झूठ धोने आई हो। लेकिन झूठ ऐसे नहीं धुलता। वह भीतर जम जाता है, आत्मा की सबसे गहरी परतों तक। अब गमनिचक के पास दो रास्ते थे, या तो वह फिर कोरी और झूठ बोले और बच निकलने की कोशिश करे, या फिर वह पहली बार सच बोले। लेकिन वह क्या बोलेगा? वह तो सच बोलना भूल चुका था। बारिश की उस रात, जब सारा नगर गहरी नींद में डूबा था, गमनिचक के शिविर में एक आदमी जाग रहा था, थका हुआ, टूटा हुआ और खुद से डरा हुआ। अब तक उसके झूठ दूसरों को चोट पहुंचाते थे, अब वे उसकी ही हड्डियां चटकाने लगे थे। मोमबत्ती की लौ बार बार कांपती, जैसे वह भी उसके भीतर की बेचैनी से सहमी हो। गमनिचक ने उस रात कोई कहानी नहीं गढ़ी, कोई बहाना नहीं बनाया। वह चुप रहा। भीतर से कुछ टूटता जा रहा था, लेकिन उस टूटने में भी एक अजीब किस्म की राहत थी। जैसे कई सालों बाद कोई भारी बोझ उतर रहा हो, या कोई लंबा सपना टूट रहा हो। अगली सुबह वह मंदिर पहुंचा। वहां वही तपस्वी बैठे थे जिन्होंने उसका झूठ सबके सामने उजागर किया था। उनके साथ कुछ नगरवासी भी थे जो अब तक गमनिचक से नाराज थे। गमनिचक ने किसी की ओर नहीं देखा। वह सीधे तपस्वी के पास गया, जमीन पर बैठा और कहा, मैं झूठा हूं। सब चौंक गए। तपस्वी शांत थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। गमनिचक ने दोहराया, मैंने पूरे जीवन बस कहानियां बनाई। सच से भागा, झूठ को गढ़ा, लोगों को हंसाया, फिर डराया, फिर तोड़ा। मुझे लगता था मैं सबसे तेज हूं, लेकिन अब जानता हूं मैं सबसे खोखला हूं। किसी ने ताली नहीं बजाई, किसी ने ठीक है नहीं कहा। वहां सिर्फ खामोशी थी, मगर गमनिचक को उसी खामोशी की जरूरत थी। पहली बार वह कुछ कह रहा था जो अभिनय नहीं था। यह अभिनय से भी ज्यादा कठिन था, यह स्वीकार था। तपस्वी ने धीरे से कहा, जो स्वीकार करता है वह पहला कदम बढ़ाता है, पर मंजिल अब भी बहुत दूर है। गमनिचक ने सिर हिलाया। मुझे कोई मंजिल नहीं चाहिए, मुझे बस सच्चाई के साथ जीना सीखना है। उसके ये शब्द वहां बैठे कुछ लोगों को पिघला गए। कुछ दिन पहले तक जो उसे झूठा और धोखेबाज कह रहे थे, अब उसके भीतर एक नया चेहरा देख रहे थे, कमजोर पर ईमानदार। नगर के मुख्य पुजारी ने कहा, तू अब भी यहीं रह सकता है, लेकिन इस बार तेरी पहचान जानकार या गुरु की नहीं, बल्कि एक शिष्य की होगी। तू फिर से सीखेगा, पर इस बार वह जो तूने कभी जाना ही नहीं। गमनिचक को यह मंजूर था। उसने शिविर तोड़ दिया, साधु का वेश त्याग दिया।
वह सामान्य वस्त्रों में नगर के भिक्षु संघ के साथ रहने लगा, चुपचाप, बिना किसी विशेष स्थान या अधिकार के। उसे साफ सफाई के काम दिए गए, कुछ कार्यों में सबसे नीचे रखा गया। कई बार उसे अपमानित भी किया गया, खासकर उन लोगों द्वारा जिन्होंने पहले उससे प्रभावित होने की भूल की थी। लेकिन गमनिचक ने कोई विरोध नहीं किया। अब उसमें अहंकार नहीं बचा था। जहां पहले वह कुछ भी सुनकर पलटवार करता, अब वह सुनता और चुपचाप करता रहता। एक दिन एक नवयुवक भिक्षु उसके पास आया और बोला, तुम्हारे बारे में सुना है। क्या तुम पहले झूठ बोलते थे? गमनिचक ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत ज्यादा, और शायद उतना ही ज्यादा मैं खुद से भी झूठ बोलता था। युवक ने पूछा, अब कैसे रुके? गमनिचक ने जवाब दिया, रुकने की शुरुआत तब हुई जब किसी ने मेरी आंखों में देखकर कहा, तू थका हुआ दिखता है। और मैं सच में थक गया था, अपने ही झूठों के बोझ से। युवक कुछ देर चुप रहा, फिर उसने कहा, अब तुम क्या करते हो? गमनिचक ने कहा, अब मैं वही करता हूँ जो करना सबसे मुश्किल है, कुछ नहीं बनना, सच बोलना, और जहाँ नहीं जानता वहाँ चुप रहना। वर्ष बीत गए। गमनिचक अब एक नया मनुष्य बन चुका था। उसका नाम नगर में एक साधारण भिक्षु के रूप में लिया जाता था, जो सफाई करता है और कभी कभार मंदिर में पानी भरने जाता है। वह अब किसी सभा में नहीं बोलता, कोई कहानी नहीं सुनाता, किसी भीड़ के केंद्र में नहीं रहता। लेकिन जो थोड़े लोग उसे सच में जानते हैं, वे जानते हैं कि उस साधारण चेहरे के पीछे एक लंबी, भारी और कटु यात्रा छिपी है। एक ऐसा व्यक्ति जो झूठ के सिंहासन से गिरकर सत्य की चटाई पर बैठ गया। और यही उसका पुनर्जन्म था, किसी चमत्कारी मंदिर का नहीं, किसी रत्न की खोज का नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर हुए उस छोटे मगर निर्णायक परिवर्तन का, जहां एक झूठा आदमी सच की पहली सांस लेना सीख गया। उस दिन वह फिर मंदिर गया, जहां कभी उसने झूठ फैलाया था। अब वह हाथ जोड़कर खड़ा हुआ और चुपचाप बैठ गया। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन भीतर कुछ कह रहा था, शांत, स्पष्ट और बिल्कुल सच्चा। वर्षों के श्रम, मौन और आत्मस्वीकृति ने गमनिचक को भीतर से बदल दिया था। पहले जो आदमी सबके बीच खड़ा होकर बोलने को आतुर रहता था, वह अब सैकड़ों की भीड़ में भी सबसे चुप बैठने वाला बन चुका था। अब उसकी पहचान उसकी कहानियों से नहीं, बल्कि उसकी सादगी से जुड़ने लगी थी। वह किसी को उपदेश नहीं देता था, कोई ज्ञान की बात नहीं करता था, वह बस था, और वही उसकी सबसे बड़ी बात थी। उसका दिन सुबह मंदिर की सफाई से शुरू होता, दोपहर में भिक्षाटन से गुजरता और शाम को गुरुकुल के बाल छात्रों के लिए पानी भरने, बर्तन धोने या चूल्हा जलाने जैसे छोटे कामों में बीतता। कुछ लोग अब भी कभी कभी उसे ताने देते थे, कहते, अरे यही है वो जिसने पहले खुद को ऋषि कहा था। गमनिचक बस मुस्कुरा देता, न गुस्सा न सफाई। अब वह जानता था कि हर सवाल का जवाब शब्दों से नहीं, आचरण से दिया जाता है। एक दिन नगर के राजा ने घोषणा की कि नगर के विख्यात तपस्वी अब वृद्ध हो चले हैं और उनका स्थान लेने के लिए नए गुरु की तलाश की जा रही है। पूरा नगर इस बात को लेकर उत्साहित था। कई विद्वान, योगी और तपस्वी इस पद के लिए प्रयासरत थे। यह सुनकर कई पुराने लोग, जिन्होंने गमनिचक को जान लिया था, कहने लगे, अब गमनिचक को भी खड़ा होना चाहिए। उसमें वह परिपक्वता है, अब वह बदल चुका है। पर गमनिचक ने साफ कहा, मुझे कोई पद नहीं चाहिए। मैं वहां पहुंच चुका हूं जहां से किसी और शिखर की जरूरत नहीं लगती। मुझे अब चढ़ना नहीं, टिके रहना है। लेकिन नीति का अपना तरीका होता है। जब चयन की प्रक्रिया शुरू हुई तो राजपुरोहित ने नगर के प्रमुख भिक्षुओं से परामर्श लिया। उनमें से कई ने बिना हिचक गमनिचक का नाम लिया। राजपुरोहित आश्चर्य में थे।
कहीं यह वही व्यक्ति तो नहीं जो वर्षों पहले स्वयं को राजकुमार और ऋषि बताता था? एक बुजुर्ग भिक्षु ने उत्तर दिया, हाँ वही है। लेकिन अब वह नहीं रहा। जो झूठ का व्यापारी था, अब वह सत्य का साधक है। आप उसका अतीत देखेंगे तो संदेह होगा, पर यदि उसका वर्तमान देखेंगे तो शांति मिलेगी। राजपुरोहित ने गमनिचक से भेंट की। वह आश्रम के पीछे एक टूटी हुई बाल्टी से पानी भर रहा था। तुम्हारा नाम गमनिचक है? था, उसने कहा। अब लोग मुझे बस भिक्षु कहते हैं। राजपुरोहित ने पूछा, अगर तुम्हें नगर का आचार्य बना दिया जाए तो? गमनिचक ने जवाब दिया, अगर आप किसी ऐसे आदमी को आचार्य बनाए जो स्वयं को योग्य मानता है तो वह सबसे पहले यही पद खो देगा। और अगर आप ऐसे को चुने जो मना कर दे तो शायद वही सबसे अधिक योग्य हो। राजपुरोहित कुछ देर उसे देखते रहे। फिर उन्होंने बस इतना कहा, तुम जैसे हो वैसे ही रहो। तुम्हारी जरूरत इसी रूप में है। गमनिचक फिर झुका और अपनी बाल्टी उठाकर चल पड़ा। कुछ दिनों बाद नगर के राजा ने घोषणा की कि आचार्य की नियुक्ति स्थगित की जा रही है। उन्होंने कहा, हमें अब एक नया मार्ग दिखा है जहां गुरु सिर्फ उपदेशक नहीं, उदाहरण होता है। नगर के युवा अब गमनिचक से मार्गदर्शन लेने आने लगे। वे उसे प्रश्न पूछते और वह कभी कभी उत्तर देता। अधिकतर वह उनसे पूछता, तुम खुद क्या सोचते हो? उसकी बातें अब ज्ञान के पहाड़ से नहीं, अनुभव की जमीन से निकलती थीं। एक दिन एक छोटा बालक जो बार बार उससे सत्संग में आता था, पूछ बैठा, गुरुजी, क्या झूठ बोलना हमेशा गलत होता है? गमनिचक कुछ देर चुप रहा। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, झूठ उतना ही गलत होता है जितना वह हमें दूसरों से दूर कर देता है। और सबसे बड़ा झूठ वह होता है जो हम खुद से कहते हैं। बालक ने पूछा, आपने कभी ऐसा झूठ बोला था? गमनिचक ने कहा, मैंने अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक ही झूठ सच मान लिया था कि मैं दूसरों से बेहतर हूँ। जब तक वह भ्रम बना रहा, मैं हर दिन एक नया झूठ बोलता रहा। लेकिन जिस दिन वह झूठ टूटा, मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं रही। उस दिन के बाद उस बालक ने किसी सभा में कोई झूठी शेख ही नहीं मारी। यह बदलाव गमनिचक की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, किसी को चुपचाप बदल देना बिना कोई पुरस्कार लिए। गमनिचक अब धीरे धीरे नगर में एक जीवित उदाहरण बन चुका था। न तो वह आचार्य बना, न गुरु कहलाया, पर उसका नाम एक भरोसे के रूप में फैलता गया। और उसने खुद को अब कभी किसी से ऊपर नहीं माना। उसके भीतर अब भी कहानियां थीं, लेकिन वे अब दूसरों को गिराने के लिए नहीं, उठाने के लिए थीं। वे अब जहर नहीं, औषधि बन गई थीं। वह जान चुका था कि सच बोलना एक बार का साहस नहीं, बल्कि रोज की साधना है। और झूठ से निकलकर सत्य तक पहुंचने की यह यात्रा उसकी अब तक की सबसे सच्ची कहानी थी। गमनिचक अब एक अलग मनुष्य बन चुका था, चुप, स्थिर और सजग। लेकिन उसका अतीत कहीं गया नहीं था। वह अक्सर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता, जैसे किसी पुराने परिचित की तरह, जिसे न चाहो फिर भी टाला नहीं जा सकता। कभी किसी की बात में उसका पुराना नाम सुनाई देता, कभी कोई नया आगंतुक उसकी आंखों को पहचान लेता। हर बार जब वह अपने अतीत की परछाइयों से टकराता, वह पल भर को ठिठक जाता। लेकिन अब वह भागता नहीं था। वह उन्हें देखता, स्वीकारता और आगे बढ़ जाता। एक दिन नगर में एक ऐसा व्यक्ति आया जिसे गमनिचक भूल जाना चाहता था, सोमिल। वही सोमिल जिसके लिए बचपन में गमनिचक ने पहला झूठ बोला था। वही आम वाली घटना जहां गमनिचक ने बंदर का नाम लेकर अपने दोस्त को पिटवाया था। अब वह सोमिल एक बड़ा व्यापारी बन चुका था। गांव छोड़कर दूरदराज व्यापार किया, बड़ा हुआ और वर्षों बाद अब नगर में किसी बड़े सौदे के सिलसिले में आया था।
गमनिचक ने उसे देखा और पल भर को ठिठक गया, पर सोमिल ने उसे नहीं पहचाना। वह व्यापारियों से घिरा हुआ था, व्यस्त और आत्मविश्वासी। गमनिचक वहीं किनारे खड़ा रहा, चुप, जैसे अपने ही विचारों के शोर में घिरा हुआ हो। पर उस रात वह सो नहीं पाया। वह बार बार उस क्षण को याद करता रहा। वह 8 साल का बच्चा अपने पहले झूठ की जीत पर मुस्कुराता हुआ, और वही झूठ उसके सबसे प्यारे दोस्त की पीठ पर छड़ी बन गया था। सुबह वह सीधे उस धर्मशाला में पहुंचा जहां सोमिल ठहरा हुआ था। उसने पहरेदार से निवेदन किया, एक पुराना साथी हूं, उनसे मिलना चाहता हूं। सोमिल ने गमनिचक को देखा। कुछ क्षण लगे उसे पहचानने में, फिर वह ठठाकर हंसा, अरे तू गमनिचक, तू अब भी यही है। गमनिचक मुस्कराया, हाँ, लेकिन अब मैं वही नहीं हूं जो पहले था। सोमिल थोड़ा रुककर बोला, तूने बचपन में मुझे बहुत दुखी किया था। गमनिचक ने सिर झुकाया, मैं जानता हूं, और इसीलिए आज आया हूं माफी मांगने। सोमिल ने हल्की हंसी में कहा, अब माफी मांगकर क्या होगा? इतना वक्त बीत गया, मैं तो भूल चुका था। पर मैं नहीं भूल पाया, गमनिचक ने कहा। उसके शब्दों में कोई प्रदर्शन नहीं था, न कोई नाटकीयता, सिर्फ एक साधारण गहरा स्वीकार। सोमिल थोड़ी देर उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, कभी मैं तुझसे नफरत करता था। फिर जब बड़ा हुआ तो सोचा एक झूठ से क्या होता है। पर सच कहूं तो मेरे मन में हमेशा एक ऐसा नाम रहा जिससे मैं दूरी रखना चाहता था। गमनिचक ने सिर हिलाया। अब मैं वो नाम नहीं हूं, मैं उसे हर दिन धोता हूं अपने कर्मों से। सोमिल कुछ देर चुप रहा, फिर कहा, अगर तू बदल गया है तो मैं भी तुझे उसी पुरानी नजर से क्यों देखूं? चल ये पन्ना यहीं बंद करते हैं। गमनिचक ने पहली बार उस दिन खुद को थोड़ा हल्का महसूस किया। लेकिन यह मुलाकात एक और बात का संकेत थी, अतीत तब तक पीछा करता है जब तक तुम उससे मुंह नहीं मिलाते। और जिसने मुंह मिलाकर उसे स्वीकार कर लिया, उसके लिए अतीत अब दुश्मन नहीं रहता। अब नगर में ऐसे और भी लोग आने लगे जो किसी न किसी तरह से गमनिचक के पुराने जीवन से जुड़े थे। कुछ जिन पर उसने झूठ बोला था, कुछ जिनका मजाक उड़ाया था, कुछ जिन्हें उसने नुकसान पहुंचाया था। गमनिचक उन सब से नहीं भागा। वह हर किसी से मिला जो सामने आया। कभी शब्दों से क्षमा मांगी, कभी अपने कर्मों से। उसकी यह ईमानदारी अब लोगों को प्रभावित करने लगी थी। लोग कहते, जिसने इतना झूठ बोला वो इतना सच्चा कैसे हो गया? एक बुजुर्ग ने जवाब दिया, क्योंकि जिसने झूठ की गहराई देख ली वही जानता है कि सच कितना मूल्यवान होता है। एक बार एक युवक ने गमनिचक से पूछा, आपको डर नहीं लगता कि लोग आपके अतीत को उधेड़ देंगे? गमनिचक ने मुस्कुराकर कहा, अगर मैंने उस अतीत को ही सच्चाई से स्वीकार लिया है तो उसमें अब डर कैसा? डर तभी लगता है जब तुम कुछ छिपा रहे हो। मैं अब कुछ नहीं छिपाता। उसके भीतर अब स्थायित्व था। पहले जहां वह बातों से लोगों को लुभाता था, अब वह अपनी खामोशी से उन्हें भरोसा देता था। कभी कभी वह बच्चों को कहानियां सुनाता, लेकिन वे कहानियां अब गठी हुई झूठ नहीं थीं। वे थीं उसके अपने अनुभवों की सत्यगाथाएं। कैसे एक झूठ ने उसका जीवन बदल दिया, कैसे उसने लोगों का विश्वास खोया, और कैसे वह हर हार को स्वीकार करके फिर से जीना सीखा। एक बच्चा बोला, आपकी कहानियां दुख भरी लगती हैं। गमनिचक ने हंसकर कहा, क्योंकि वे सच हैं। और सच बेटा अक्सर दुख देता है, लेकिन वही तुम्हें मजबूत भी बनाता है। अब लोग उससे पूछते थे, क्या झूठ से हमेशा नुकसान होता है? गमनिचक का जवाब होता, झूठ से कभी कभी तुम बच सकते हो, लेकिन जीत नहीं सकते।
और जो हर दिन झूठ से बचने की आदत डाल लेता है वह धीरे धीरे खुद से दूर हो जाता है। यहाँ तक कि अब कुछ लोग अपने जीवन में कठिनाई आने पर गमनिचक से परामर्श लेने आने लगे थे। वह कोई उपदेश नहीं देता था, बस एक वाक्य कहता, सच बोलो भले ही थरथराते हुए। झूठ कभी तुम्हारे डर को कम नहीं करेगा, वह बस कुछ देर छिपा देगा। गमनिचक को अब पद की जरूरत नहीं थी, न आदर की लालसा थी, पर फिर भी नगर में उसकी जगह अलग थी, नायक के रूप में नहीं, एक सीख की तरह। और वह यही चाहता था। समय बीतता गया। नगर की सड़कों, मंदिरों, गलियों में गमनिचक अब जाना पहचाना नाम नहीं था। वह एक उपस्थिति बन चुका था जिसे हर कोई जानता था, लेकिन कोई शोर में याद नहीं करता। जैसे नीम का पत्थर न दिखता है, न सजाया जाता है, फिर भी सबसे जरूरी होता है। वह अब भी हर सुबह मंदिर की सफाई करता, हर शाम बच्चों को पानी पिलाता और दोपहर में वह उन लोगों से मिलता जो अपने जीवन की उलझनों में थक चुके होते। वह कोई सलाह नहीं देता, बल्कि ऐसे सुनता कि जैसे सामने वाला खुद ही अपने जवाब खोज ले। अब उसके जीवन में एक अद्भुत स्थिरता थी। जहां पहले हर दिन वह कुछ नया रचता था, वहां अब वह हर दिन एक ही बात को दोहराता, सच बोलो, सच सहो, और जो सह न सको वहां चुप रहो। एक दिन नगर के एक प्रतिष्ठित व्यापारी का बेटा चोरी के आरोप में पकड़ा गया। सारा नगर आक्रोश में था। सब चाहते थे या तो वह दोष कबूल करे या दंड पाए, लेकिन लड़का चुप था। व्यापारी, जो कभी गमनिचक की आलोचना करता था, अब खुद उसके पास आया। उसने कहा, मैं जानता हूँ तुमने मेरे खिलाफ भी कभी कुछ फैलाया था, पर आज मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि मेरा बेटा किसी से बात नहीं कर रहा और हम जानना चाहते हैं कि वह सच में दोषी है या नहीं। गमनिचक ने बिना कोई वादा किए कहा, मैं उससे बात करूंगा। उसने लड़के से मुलाकात की। बहुत देर तक दोनों चुप बैठे रहे। फिर गमनिचक ने कहा, अगर तूने कुछ नहीं किया तो तुझे डर क्यों लग रहा है? लड़के की आंखें डबडबा गईं। वह बोला, मैंने चोरी नहीं की, लेकिन मैं वहीं था जहां चोरी हुई। मुझे डर है कि कोई मानेगा नहीं। गमनिचक ने सिर हिलाया। झूठ बोलना एक चीज है, लेकिन सच छिपाना भी छोटा झूठ ही है। अगर तूने सच नहीं बोला तो फिर दोषी और निर्दोष में फर्क क्या रहा? लड़का कांपते हुए बोला, लोग हंसेंगे, मुझे दोषी मानेंगे। गमनिचक ने शांत स्वर में कहा, लोग तो मुझे भी आज तक कभी कभी झूठा साधु कहते हैं, लेकिन जब तक मैं खुद को जानता हूँ मुझे उनकी बातों से फर्क नहीं पड़ता। लड़के ने सभा में जाकर सबके सामने सच कहा। उसने बताया कि वह डर के कारण चुप रहा। लोग चौंके, कुछ ने ताने दिए, लेकिन नगर के न्यायाधिकारी ने उसे निर्दोष माना और कहा, तूने गलती नहीं की, तूने देर की, लेकिन तेरे साहस ने तुझे सजा से नहीं सम्मान से जोड़ा। उसके बाद व्यापारी गमनिचक के पास फिर आया। वह सिर झुकाकर बोला, तुम सच में बदल चुके हो। अब समझ आता है कि सत्य सिर्फ ज्ञान नहीं, अभ्यास है, और तुम अब उसका अभ्यास बन चुके हो। गमनिचक ने कुछ नहीं कहा। वह अब इन प्रशंसाओं से भी दूरी बना चुका था। उसने सीखा था कि आदर भी एक प्रकार का मोह होता है जो तुम्हें बांध सकता है, तुम्हें फिर अहंकार की तरफ मोड़ सकता है। वह अब बस अपने काम में रमा रहता था। लेकिन उसी वर्ष नगर में अकाल पड़ा। बारिश नहीं हुई। अनाज की कमी, पानी का संकट और सबसे अधिक अविश्वास का माहौल फैलने लगा। लोगों ने फिर अपने पुराने ढंग अपनाने शुरू किए, झूठ, अफवाहें और दोषारोपण। पंचायत ने एक सभा बुलाई। वहां सैकड़ों लोग जमा थे। लोग चिल्ला रहे थे, राजा को दोष दे रहे थे, व्यापारियों को कोस रहे थे, ब्राह्मणों को झूठा बता रहे थे।
गमनिचक सबसे पीछे खड़ा था। किसी ने उसकी ओर इशारा किया, क्यों न हम इस भिक्षु से पूछें? ये तो आजकल सबका मार्गदर्शन करता है। लोगों की नजरें उसकी ओर मुड़ गईं। वर्षों बाद वह फिर एक सभा के केंद्र में था। किसी ने पूछा, तुम बताओ, ये संकट क्यों आया है? गमनिचक चुप रहा। कुछ पल बाद उसने कहा, क्योंकि हमने एक दूसरे से विश्वास खो दिया है। हम जो जानते हैं उससे संतुष्ट नहीं हैं। हम जो नहीं जानते उस पर झूठ बना लेते हैं। यह संकट बारिश का नहीं, भरोसे का है। लोग चुप हो गए। फिर उसने एक छोटा किस्सा सुनाया जिसे उसने पहले कभी किसी के सामने नहीं कहा था। मैंने बचपन में एक झूठ बोला था, बस एक आम के लिए। उस दिन एक दोस्त पिटा और मैं बच गया। मैंने सोचा मैं जीत गया। लेकिन आज इतने वर्षों बाद मुझे लगता है वह झूठ मेरा पहला अकाल था। उस दिन से मैंने जो बोना शुरू किया वह कभी अनाज नहीं उगा, सिर्फ झूठ और डर। और मैंने ये खेत तब तक जला दिए जब तक खुद जलना शुरू नहीं किया। सभा में सन्नाटा छा गया। उस दिन नगर के लोगों ने पहली बार देखा कि कैसे एक व्यक्ति जो कभी सबसे झूठा था अब सबसे बड़ा आईना बन चुका है। उसके बाद अकाल नहीं हटा, लेकिन लोगों का व्यवहार बदलने लगा। वे अब परस्पर सहयोग करने लगे, अनाज बांटने लगे और सबसे जरूरी सच सुनने लगे। गमनिचक अब नगर का नेता नहीं था, वह उनका विवेक बन चुका था, बिना शोर, बिना सत्ता, बस उपस्थिति से। और उसने साबित कर दिया कि एक झूठ से जीवन गिर सकता है, लेकिन एक सच्चे जीवन से पूरी दुनिया उठ सकती है। वर्षों बीत चुके थे। नगर में अब नई पीढ़ी आ चुकी थी। जिन बच्चों को गमनिचक ने चुपचाप पानी पिलाया था वे अब बड़े हो चुके थे। किसी ने खेती संभाल ली, कोई व्यापारी बन गया, कोई शिक्षक। लेकिन सबके ज़हन में एक नाम एक सीधी सी छाया की तरह ठहरा हुआ था, गमनिचक। वह अब पहले से भी शांत हो गया था। ज्यादा बोलता नहीं, ज्यादा दिखता नहीं, लेकिन अगर कभी कोई गहरे संकट में होता तो उसकी तलाश गमनिचक के पास जाकर ही खत्म होती। अब वह वृद्ध हो चुका था। कमर झुकी हुई, चाल धीमी, आवाज कमजोर। लेकिन उसकी आंखें, वे अब भी वही थीं, जैसे सब कुछ देख चुकी हों, फिर भी झुकी न हो। नगर के लोग कभी कभी आपस में कहते, गमनिचक अब बसने के बजाय मिटने की तैयारी कर रहा है। और यह बात वह खुद भी जानता था। एक दिन एक युवक उसके पास आया। वह पढ़ा लिखा था, दूर गांव से आया था और कई प्रश्नों से भरा हुआ था। उसने कहा, मैंने सुना है आप पहले झूठ बोलते थे और अब लोग आपको गुरु मानते हैं। ये कैसे हुआ? गमनिचक मुस्कराया, जैसे किसी भूले हुए दृश्य को फिर से देख रहा हो। उसने कहा, लोग मुझे जो माने वह उनका काम है। मेरा काम खुद से सच्चा रहना है। और हाँ, मैं झूठा था, पूरा जीवन खोखला था, पर जो खुद को देख सके वही खुद को बदल सके। युवक ने पूछा, पर आपने शुरुआत कहाँ से की? गमनिचक ने जवाब दिया, एक स्वीकार से। जब मैंने पहली बार बिना बहाना दिए यह कहा कि हाँ, मैंने झूठ बोला, उस दिन मेरे भीतर पहली ईंट रखी गई थी सच्चाई की। युवक बोला, क्या आपने सबको माफ कर दिया जिन्होंने आपको ठुकराया? वृद्ध गमनिचक ने उसकी ओर देखा और बहुत धीरे से कहा, जिस दिन मैंने खुद को माफ किया उसी दिन सब मुझे क्षमा लगने लगे। उस दिन युवक ने वहां बैठकर घंटों कुछ नहीं पूछा, बस गमनिचक के पास बैठा रहा और जाते समय उसके चरणों में झुका। गमनिचक ने सिर पर हाथ रखा और बस इतना कहा, कभी झूठ से मजा आए तो रुक जाना, वह मजा आखिर में बहुत भारी पड़ता है। नगर के बच्चे अब उसे बाबा कहकर बुलाते थे।
कोई उसका पुराना नाम नहीं लेता था। जो कभी गमनिचक था, चालाक, झूठा, घमंडी, वह अब किसी की याद में भी एकदम साफ न रहा। जैसे समय ने उस पर धूल डाल दी हो और उसके नीचे से एक और ही आदमी निकला हो, शांत, साधारण, सच्चा। एक शाम मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे बैठे गमनिचक की सांसें भारी हो गईं। लोगों ने देखा, वह सो गया था, हमेशा की तरह चुप, बिना किसी घोषणा, बिना किसी आखिरी वाक्य के। लेकिन उसकी मृत्यु कोई खत्म नहीं थी। नगर में वह अब एक कहानी बन चुका था, एक सच्ची जातक कथा, जो पीढ़ियों को यह याद दिलाती रही कि एक आदमी चाहे जितना गिर जाए, अगर वह ईमानदारी से उठना चाहे तो उठ सकता है। और यही थी गमनिचक की अंतिम जीत, न पद, न शक्ति, न आदर, बल्कि यह कि वह एक झूठ से चला था और एक जीवित सत्य बनकर गया। झूठ का परिणाम यही नहीं कि लोग तुम्हें छोड़ दें, बल्कि यह कि तुम खुद को खो बैठो। और अगर एक दिन तुम खुद को वापस पालो, तो वह सबसे सच्चा पुनर्जन्म होगा। गमनिचक ने यही किया था, और अब वह सिर्फ नाम नहीं, एक सीख बन गया था। यदि यह कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, क्योंकि हर पसंद हमें सच्ची कहानियां कहने की हिम्मत देता है। शेयर करें, क्योंकि शायद कोई गमनिचक आज भी हमारे आसपास हो जिसे यह कहानी एक रास्ता दिखा सके। सब्सक्राइब करें ताकि अगली जातक कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब एक सवाल आपके लिए, क्या आपने कभी ऐसा कोई झूठ बोला है जिसे आपने खुद भी सच मान लिया था? अगर हाँ, तो क्या आप अब भी उससे बंधे हुए हैं या आपने खुद को उससे आजाद किया? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। आपके जवाब हमारी अगली कहानी का रास्ता बना सकते हैं।